हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। तेज ये चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। आगे की स्टोरी दूसरे चैनल पर आएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कम्युनिटी पोस्ट पर भी है। अक्ष की स्टोरी, चैनल नेम। आस्था ने अर्जुन से कहा, मुझे इस शादी के बारे में कुछ बात करनी थी। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, बोलो क्या बात करनी है। आस्था ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, यही कि मैं इस शादी को नहीं मानती तो बेहतर होगा कि आप भी इस शादी को भूल जाएं। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, मैंने तुमसे यह शादी भूलने के लिए नहीं की है। तुम चाहे जो बोलो, मगर शादी हुई है हमारी। वो भी तुम्हारे पापा के सामने, तो तुम्हारे मानने या ना मानने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। आस्था ने तेज आवाज में कहा, पर मैं इस शादी को नहीं मानती और ना ही कभी मानूंगी। वैसे देखा जाए तो आप में और उस युवराज में कोई फर्क नहीं है। वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था और आपने मेरी मर्जी जाने बिना मुझसे शादी कर ली। आस्था की बातें सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आस्था को अपने करीब खींच लेता है, जिससे आस्था के बाल उसके फेस पर आ जाते हैं। अर्जुन ने आस्था के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, मुझे उस युवराज से कंपेयर मत करो। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, और रही बात तुम्हारी मर्जी की, तो बहुत जल्द तुम खुद इस शादी को अपनी मर्जी से अपनाओगी। लेकिन जब तक तुम इस शादी को नहीं अपनाती, तब तक तुम मेरी एम्प्लॉई हो और मेरा कर्जा है तुम्हारे पास, तो कल से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये बोलकर अर्जुन आस्था को छोड़ देता है। अर्जुन के छोड़ने के बाद आस्था तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। आस्था के जाते ही अमन अर्जुन के पास चला जाता है। अमन अर्जुन के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ यार, भाभी ने क्या बोला? अर्जुन ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, भाभी? अमन ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अरे ऐसे कंफ्यूज क्यों हो रहा है? अब तेरी शादी आस्था से हुई है तो वो मेरी भाभी ही हुई ना। अर्जुन ने अमन से कहा, ओके, उसने यही कहा कि वो इस शादी को नहीं मानती और इसी वजह से मैंने तुझे दादी को बताने से मना किया था। मुझे पता था वो ऐसा ही कुछ करेगी और ये सब दादी के सामने होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अमन ने अर्जुन से पूछा, पर अब क्या करेगा तू? उन्होंने तो इस शादी को अपनाने से साफ मना कर दिया है, तो अब तू उन्हें कैसे मनाएगा? अर्जुन ने अमन से कहा, वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तू उसकी टेंशन मत ले और एक काम कर, आस्था के घर के बाहर कुछ बॉडीगार्ड्स को लगा दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब और कोई प्रॉब्लम आए। अमन ने कहा, ओके बॉस। और फिर कुछ देर बाद अर्जुन की गाड़ी उनके घर के बाहर पहुंच जाती है, तो अर्जुन गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला जाता है और अमन अपने घर के लिए निकल जाता है। अर्जुन सीधे अपने रूम में जाकर शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर के नीचे खड़े होकर अर्जुन आज जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था और आस्था के बारे सोचते हुए उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और लगभग 10 मिनट के बाद वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है। अर्जुन ने इस वक्त सिर्फ टॉवल पहन रखा था और इस वक्त वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसकी बॉडी पर अभी भी पानी की कुछ बूंदें थीं और उसके गीले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिससे वो और भी ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। अगर इस वक्त कोई भी लड़की उसे देखती तो उसके लिए पागल ही हो जाती। अर्जुन ने मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से कहा, आखिर मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया आस्था, और अब मैं भी देखता हूं कि तुम अब मुझसे कब तक दूर रहती हो मिसेस राठौर। अर्जुन आस्था के बारे में सोचते हुए ही जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और इस वक्त उसके फेस पर एक सुकून से भरी मुस्कान थी। और वहीं दूसरी तरफ आस्था के घर का माहौल थोड़ा गर्म था। इस वक्त आस्था को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अपने रूम में इधर से उधर घूम रही थी और अपने आप में बड़बड़ा रही थी। आस्था गुस्से में अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी और गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी। तभी मनोज जी आस्था के कमरे में आते हैं और उसको इस तरह गुस्से में देखकर पूछते हैं। मनोज जी ने आस्था से पूछा, क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों है? आस्था ने गुस्से में कहा, पापा, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं गुस्से में क्यों हूं। आज जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। मनोज जी ने आस्था से कहा, लेकिन आस्था तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरी शादी उस युवराज से तो नहीं हुई ना? आस्था ने गुस्से में कहा, हाँ पापा, मेरी शादी उस कमीने युवराज से नहीं हुई, लेकिन उस खड़ूस से हो गई जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अभी किसी का मर्डर कर देगा।
मनोज जी ने कंफ्यूज होते हुए कहा। खड़ूस मर्डर कर देगा, तुम कहना क्या चाहती हो? आस्था ने गुस्से में कहा। यही कि जिससे मेरी शादी हुई है वो एक नंबर का खड़ूस, अकड़ू और सड़ू किस्म का इंसान है। मनोज जी ने आस्था को समझाते हुए कहा। आस्था वो जैसा भी है, खड़ूस है, सड़ू है, अकड़ू है, लेकिन युवराज के जैसा कमीना तो नहीं है ना? आस्था भले ही मैं उसे ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उसे पहली बार देखकर इतना तो समझ गया हूं कि वो एक नेक दिल इंसान है, और इसी वजह से मैंने उसे तुझसे शादी करने से नहीं रोका था, और मैं चाहता हूं कि तू भी इस शादी को एक मौका देके देख। आस्था ने गुस्से में कहा। पापा, वो चाहे जैसे हो, पर मैं इस शादी को नहीं मानती। आपको जो बोलना है आप बोलो, लेकिन मैं इस शादी को कभी नहीं अपनाऊंगी, मनोज जी ने कहा। ठीक है, तू जैसा ठीक समझे, लेकिन तुझे मैं कुछ बताना चाहता हूं। वैसे तो ये सब तेरी माँ को बताना था, लेकिन वो है नहीं तो उसकी जगह। अर्जुन किचन में पहुंचकर बस आस्था को ही निहारे जा रहा था। उसे आज आस्था किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले, और अर्जुन से रहा नहीं जाता। वो सीधा जाकर आस्था को पीछे से गले लगा लेता है। अर्जुन इस वक्त जिम से आया हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से नहाई हुई थी, और इस वक्त उसने अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था। अर्जुन के इस तरह गले लगाने से आस्था थोड़ा डर जाती है, और आस्था ने अपने आप को अर्जुन की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे। लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, और उसने आस्था को और कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी आस्था को एक आइडिया आता है, और वो थोड़ा झुककर अर्जुन के हाथ पर जोर से बाइट कर लेती है, जिससे अर्जुन को दर्द होता है, और वो एक झटके में आस्था को छोड़ देता है। और अर्जुन ने आस्था को घूरते हुए कहा, जंगली बिल्ली। आस्था ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, क्या कहा आपने, जंगली बिल्ली? तो दूर रहिए इस जंगली बिल्ली से, वरना ये आपको काट भी सकती है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, दूर रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज आई लाइक जंगली बिल्ली। और फिर वो धीरे धीरे आस्था के करीब जाने लगता है। तो आस्था ने उसे रोकते हुए कहा, दूर रहिए, मुझसे मेरे पास मत आइए वरना। अर्जुन ने आस्था के करीब जाते हुए कहा, वरना क्या करोगी? तो आस्था इधर उधर देखती है, तभी उसकी नजर वहीं रखे नाइफ पर चली जाती है, और वो उसे उठाकर अर्जुन को दिखाते हुए कहती है, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आस्था की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो क्या करोगी तुम इस नाइफ से मेरे साथ? मारोगी मुझे? आस्था ने अर्जुन को धमकाते हुए कहा, जरूरत पड़ी तो वो भी कर सकती हूं, तो सोच समझकर मेरे पास आइएगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी। देखना चाहोगी क्यों? ये बोलकर अर्जुन और आस्था के करीब बढ़ जाता है, जिससे आस्था पीछे होती जा रही थी और जाकर दीवार से टकरा जाती है, और अर्जुन उसके करीब पहुंच जाता है, और वो अपने एक हाथ से आस्था के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आस्था अर्जुन के बहुत करीब पहुंच जाती है, और उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगती है, जिससे अर्जुन की पकड़ उसकी कमर पर और कसती जा रही थी। अर्जुन ने आस्था के करीब जाकर उसके कान में कहा, क्या हुआ वाइफी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अभी तो तुम मुझे मारने की बात कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? अर्जुन को खुद के इतना करीब देखकर आस्था की हार्ट बीट नॉर्मल से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अपनी प्रेजेंस का आस्था पर इस तरह असर देखकर अर्जुन मन ही मन काफी खुश हो रहा था। तभी अर्जुन को एक शरारत सूझी, और वो आस्था के कान पर बाइट कर लेता है, और आस्था से अलग होते हुए कहता है, ये मेरा बदला है जो तुमने अभी मुझे बाइट किया था उसका। इस पर आस्था अर्जुन को गुस्से में घूर कर देख रही थी। अर्जुन ने आस्था से पूछा, क्या हुआ वाइफी, इस तरह क्यों घूर कर देख रही हो, जैसे अभी खा जाओगी? अगर खाना ही है तो रूम में चलें। आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, डोंट कॉल मी दैट। मैं आपकी कोई वाइफ नहीं हूं, तो मुझे वाइफ बुलाना बंद कीजिए। और मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन हूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे हमारी शादी हुई है, तो उस हिसाब से तो तुम मेरी वाइफ हुई ना? आस्था ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना आपसे कि मैं इस शादी को नहीं मानती, फिर भी आप ये सब क्यों कर रहे हैं?
अर्जुन ने आस्था से कहा, तुम नहीं मानती पर मैं तो मानता हूं इस शादी को, और रही बात तुम्हारे मानने की तो बहुत जल्द तुम भी मानोगी। आई प्रॉमिस वाइफी। और ये बोलकर वहां से चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद आस्था ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, बड़े आए प्रॉमिस करने वाले। मैं भी देखती हूं कैसे ये अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं, जब मैं इस शादी को कभी अपनाऊंगी ही नहीं। कुछ देर बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही आस्था ऑफिस में पहुंचती है तो सब आस्था को आंखें फाड़कर देख रहे थे, क्योंकि आज आस्था आई ही ऐसे थी जिससे सब लोग उसे ही देख रहे थे। उन लोगों का खुद को इस तरह देखना आस्था को अजीब लग रहा था। फिर वो वहां से सीधा अपने कैबिन में चली जाती है। तभी कुछ देर बाद आस्था के कैबिन में एक लड़की आती है जिसका नाम ईशा था। जब उन लोगों ने ये ऑफिस ज्वाइन किया था तब से ईशा आस्था और तनु की फ्रेंड बन गई थी। ईशा आस्था के सामने बैठकर उसे बस देखे जा रही थी। तो आस्था ने चिढ़ते हुए पूछा, क्या हुआ ईशा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मैं कोई अजूबा हूं? ईशा ने उसी तरह आस्था को देखते हुए कहा, नहीं, मैं ये देख रही हूं कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। तो आस्था ईशा को चिमटी काट लेती है, जिससे ईशा एकदम से चिल्ला पड़ती है और फिर आस्था से कहती है, ये क्या रही थी तुम? आस्था ने ईशा से कहा, आपको सपनों से हकीकत में ला रही थी। ईशा ने चिढ़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच मुझे हकीकत में वापस लाने के लिए। अब आप ये बताइए, ये सब क्या है? आस्था ने ईशा से पूछा, क्या क्या है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ईशा ने नाराज होते हुए कहा, ओ मैडम, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र क्या तुमने बिना शादी के पहन लिया है? मैं तुमसे नाराज हूं, तुमने शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं। वैसे एक बात बताऊं, कल जब तुम यहाँ से गई थी तब तो ये सब नहीं था, और आज जब ऑफिस आई हो तो ये सब मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर आई हो। इसका मतलब तुमने रात भर में ही शादी कर ली। आस्था ने कहा, हाँ यार, वो ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं किसी को बता नहीं पाई। ईशा ने चिंता करते हुए आस्था से पूछा, एक मिनट आस्था, सब जल्दी में हुआ से क्या मतलब है तुम्हारा? सब ठीक तो है ना? आस्था ने कहा, हाँ बाबा, सब ठीक है, तू टेंशन मत ले। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ये बता, मेरे जीजू कैसे हैं? I mean, दिखने में कैसे है? हैंडसम है ना? और तू मुझे उनसे कब मिलवा रही है? आस्था ने कहा, अभी वो यहाँ नहीं है। ईशा ने आस्था से पूछा, यहाँ नहीं तो कहाँ है? आस्था ने ईशा से कहा, वो कल ही चले गए थे, उन्हें कुछ जरूरी काम था। तभी आस्था की कैबिन में रखा फोन बजता है तो आस्था उस फोन की तरफ बिना ध्यान दिए हुए ही फोन उठा लेती है। इससे पहले आस्था फोन को अपने कान से लगाती तब तक ईशा चिल्लाते हुए बोलती है, जिससे आस्था का हाथ वहीं हवा में ही रह जाता है। ईशा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या वो कल रात ही चले गए थे? इसका मतलब तुम्हारी फर्स्ट नाइट नहीं हुई? आस्था ने हैरानी के साथ कहा, व्हाट, क्या बकवास कर रही हो तुम? ईशा ने आस्था को समझाते हुए कहा, अरे यार, मैं बकवास नहीं कर रही। बिना फर्स्ट नाइट के शादी अधूरी रहती है, और जीजू तो तुझे कल रात ही छोड़कर चले गए थे, तो इसका मतलब तुम्हारी शादी अभी अधूरी है। आस्था ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बस कर मेरी माँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर तेरा ज्ञान खत्म हो गया हो तो जा यहाँ से। अगर बॉस ने तुझे यहाँ टाइम पास करते हुए देख लिया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, जा रही हूं, तू बॉस के नाम पर डरा क्यों रही है? और ईशा आस्था के कैबिन से चली जाती है। ईशा के जाने के बाद आस्था अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को देखती है। तब जाकर उसे ध्यान आता है कि किसी का फोन आया था और ईशा के चक्कर में बात ही नहीं कर पाई। और जब वो फोन अपने कान से लगाकर हेलो बोलती है तब तक फोन कट चुका था। तो आस्था ने फोन रखते हुए कहा, पता नहीं किसका फोन था, अगर जरूरी काम होगा तो फिर फोन करेगा, और अपना काम करने लगती है। लेकिन आस्था को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किसी ने उसकी और ईशा की बातें सुन ली है। आस्था इस बात से अनजान थी कि किसी ने उसकी और ईशा बातें सुन ली है, अपने काम में बिजी थी। तभी वहां रखा फोन रिंग करता है तो आस्था उसे उठा लेती है। तो दूसरी तरफ अर्जुन था, जो आस्था को अपने कैबिन में आने के लिए बोलता है। तो आस्था उसके कैबिन में चली जाती है। आस्था वहां जाकर देखती है तो अर्जुन अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। आस्था ने अर्जुन से प्रोफेशनल तरीके से पूछा,
सर, आपने मुझे बुलाया? आस्था की आवाज सुनकर अर्जुन ने अपना सिर उठाकर आस्था की तरफ देखते हुए कहा, यस मिस। ये कहते हुए थोड़ा रुक जाता है और फिर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नो 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 मिसेस राठौर, मुझे आपको कुछ बताना था। अर्जुन का खुद को मिसेस राठौर बुलाना आस्था को अच्छा नहीं लगता, तो वो चिढ़ते हुए बोलती है। आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, देखिए सर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मुझे मिसेस राठौर मत बुलाइए। अर्जुन ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, ओह, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें वाइफी कहकर बुलाऊं? आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं इस शादी को नहीं मानती, फिर आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? आस्था की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो आस्था का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे आस्था अर्जुन के काफी करीब पहुंच जाती है। अर्जुन ने गुस्से में आस्था से कहा, अभी तुमने मेरी जबरदस्ती देखी कहाँ है? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जबरदस्ती करना किसे कहते हैं। और रही बात तुम्हारी शादी के मानने की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस शादी को अपने दिल से मानता हूं और बहुत जल्द तुम भी इसे मानोगी। आस्था ने अर्जुन को टोंटे मारते हुए कहा, क्या कहा आपने दिल से? एक बात बताइए, आपके पास दिल है भी जो आप दिल से इस शादी को मानते हैं? जहां तक मुझे पता है, आपके पास दिल नाम की कोई चीज है ही नहीं है। आपके सीने में दिल की जगह पत्थर है और उसी पत्थर से आप हर किसी की फीलिंग्स को कुचलते रहते हैं। अर्जुन ने गुस्से में कहा, ओह, तो तुम्हें लगता है कि मेरे पास दिल नहीं है? तो ठीक है, यही सही। तो अब तुम देखना कि ये पत्थर दिल इंसान तुम्हारे साथ क्या करता है। और फिर अर्जुन आस्था की कमर को और कसकर पकड़ लेता है। आस्था ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़िए मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए आस्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आस्था की आंखों में आंसू देखकर अर्जुन आस्था को छोड़ देता है और फिर बोलता है, आज तुम मेरे साथ घर चलोगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आस्था ने अर्जुन से कहा, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूं। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, आई नो वाइफी, तुम खुद जा सकती हो, लेकिन जब हम एक ही जगह जा रहे हैं तो तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत है? आस्था ने अर्जुन से कहा, व्हाट यू मीन? हम एक ही जगह जा रहे हैं, मैं अपने घर जाऊंगी और आप अपने घर, तो हम एक ही जगह कैसे जा सकते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर अब तुम्हारा ससुराल है और आज से तुम वहीं रहोगी, समझी स्वीट वाइफ? आस्था ने एटीट्यूड में कहा, इन योर ड्रीम सर, आप अपने सपनों में ही ये इमेजिन कीजिए, हकीकत में तो मैं वहां कभी नहीं रहूंगी। और ये बोलकर वो अर्जुन के कैबिन से बाहर चली जाती है। आस्था के बाहर जाते ही अर्जुन ने अपने आप से कहा, तुम जरूर चलोगी, और वो भी अपनी मर्जी से, ये मेरा वादा है। और फिर वो अपने फोन से किसी को फोन करता है और कुछ देर बात करने के बाद फोन काट देता है। फोन पर बात करने के बाद अर्जुन ने खुद से कहा, अब देखता हूं कि तुम कैसे आने से मना करती हो। आस्था के कैबिन में आस्था का फोन रिंग करता है, तो उस पर पापा फ्लैश हो रहा था, तो आस्था फोन उठा लेती है। उधर से मनोज जी ने कहा, आस्था बेटा, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। तेरी बुआ का फोन आया था, वो मुझे वहां बुला रही है। आस्था ने मनोज जी से पूछा, लेकिन पापा अचानक से सब ठीक तो है ना? मनोज जी ने कहा, हाँ बेटा, सब ठीक है, उसे कुछ जरूरी काम है इसलिए बुला रही है। आस्था ने कहा, ठीक है पापा, आप जाइए। मनोज जी ने आस्था की चिंता करते हुए कहा, मुझे तेरी फिक्र हो रही है, तू यहां अकेली कैसे रहेगी? आस्था ने मनोज जी से कहा, पापा, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, आप बेफिक्र होकर जाइए। मनोज जी ने आस्था से कहा, अरे ऐसे कैसे आपकी फिक्र ना करें, वो युवराज अभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि तब तक तुम यहां अकेले नहीं रहोगी। आस्था ने मनोज जी से पूछा, पर पापा, हम वहां नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? मनोज जी ने आस्था से कहा, तब तक तुम दामाद जी के साथ रहोगी, उनके घर पर मैंने उनसे इस बारे में बात कर ली है, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। आस्था ने मनोज जी से गुस्से में कहा, पापा, वो आपके कोई दामाद जी नहीं है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस शादी को नहीं मानती, फिर भी आप क्यों ये सब बोल रहे हैं?
मनोज जी ने गुस्से में कहा, आस्था, तेरे मानने या ना मानने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। इससे ये सच तो नहीं बदल जाएगा कि तेरी उनसे शादी नहीं हुई। और अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, और यही मेरा आखिरी फैसला है कि तुम वहीं रहोगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मैं उनसे फोन पर पूछता रहूंगा तुम्हारे बारे में, तो चुपचाप उनके साथ चली जाना। और मुझे भी लेट हो रहा है तो मैं भी निकलता हूँ। इससे पहले आस्था कुछ और बोलती, तब तक फोन कट चुका था। अब आस्था के पास अर्जुन के साथ जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और यही बात सोच सोच कर आस्था को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी आस्था के कैबिन में अर्जुन आ जाता है तो आस्था उसे घूर कर देख रही थी। आस्था को इस तरह खुद को घूरता देख अर्जुन ने आस्था से पूछा, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे अभी खा जाओगी? यह सुनकर आस्था ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मेरा बस चले तो मैं आपको कच्चा चबा जाऊं। अर्जुन ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हम घर तो पहुंच जाए, फिर तुम मुझे आराम से खा सकती हो। अर्जुन की डबल मीनिंग बातों को आस्था अच्छे से समझ रही थी। फिर वो बात को बदलते हुए अर्जुन से पूछती है, ये बात आपको पहले से ही पता था ना? पापा ने आपको पहले ही फोन कर दिया था, है ना? तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अर्जुन ने, उससे क्या फर्क पड़ता है वाइफी? अगर मैं तुम्हें पहले बता भी देता तब भी तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ता, तो बताने से क्या फायदा होता? वैसे ससुर जी ने मेरा काम और भी आसान कर दिया, तुम्हें अपने पास रखने का काम। आस्था ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ये सब जान बूझ कर किया है? आपने ही पापा को ऐसा कुछ बोला है कि पापा अचानक दिल्ली जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे ससुर जी का फोन खुद आया था। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, जब तुमने मेरे साथ जाने के लिए मना कर दिया था तब मैंने जरूर उन्हें फोन किया था कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो। आस्था ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, ओ, तो अब समझिए आपने पापा से मेरी चुगली की थी, इसीलिए वो मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे थे। अर्जुन ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें जैसा समझना है तुम वैसा समझ सकती हो। ओके, अब घर चले या पूरी रात यहीं ऑफिस में काटनी है? अगर तुम पूरी रात यहीं रुकोगी तो मुझे खाओगी कैसे? आस्था ने एकदम से कहा। व्हाट? अर्जुन ने आस्था को याद दिलाते हुए कहा, हाँ, तुमने ही तो बोला था कि तुम मुझे कच्चा चबा जाओगी, तो अब इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो? इस बार आस्था कुछ नहीं बोलती और वो गुस्से में अपने दांत पिसते हुए वहां से चली जाती है। आस्था के जाते ही अर्जुन भी उसके पीछे चला जाता है और फिर वो दोनों जाकर अर्जुन की गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी अर्जुन के घर की तरफ निकल जाती है। अर्जुन की गाड़ी उसके घर के सामने रुकती है तो वो दोनों गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर पहुंचकर अर्जुन अपने रूम की तरफ चल देता है और आस्था वहीं हॉल में रुक जाती है। आस्था को वहां रुका देखकर अर्जुन बोलता है। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? क्या पूरी रात यहीं रहने का इरादा है? आस्था ने कहा, नहीं, वो मुझे मेरा रूम बता दो तो मैं चली जाऊंगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब हमारी शादी हो गई है तो मेरा रूम ही तुम्हारा रूम है। आस्था ने अर्जुन पर भड़कते हुए कहा, क्या कहा आपने? मैं आपके साथ आपके रूम में रहूंगी? आप पागल तो नहीं हो गए हैं? एक घर में एक साथ रहने तक तो ठीक था, लेकिन अब एक रूम, वो भी आपके साथ कभी नहीं। अर्जुन ने आस्था से कहा, क्यों, मेरे साथ एक ही रूम में रहने में क्या प्रॉब्लम है? हम पहले भी तो एक साथ एक ही रूम में एक ही बेड पर साथ सो चुके हैं। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो तुम अपने पति के साथ रहने के वजह अकेले रहना चाहती हो, ये तो गलत बात है। आस्था ने भड़कते हुए कहा, व्हाट, ये आप क्या बकवास कर रहे हो? आपका दिमाग तो ठीक है ना? अर्जुन ने आस्था से कहा, क्यों, तुम्हारी फ्रेंड ने तो ही कहा था ना कि जब तक फर्स्ट नाइट नहीं होती तब तक शादी अधूरी रहती है। तो चलो आज हम ये रस्म भी पूरी कर लेते हैं और अपनी अधूरी शादी को पूरा कर लेते हैं। आस्था ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आपका दिमाग सच में खराब हो गया है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं इस शादी को नहीं मानती और ना ही मानना चाहती हूँ, तो फिर आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? पहले आप मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए और अब जबरदस्ती अपने साथ एक ही कमरे में रहने के लिए बोल रहे हैं। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आपने मुझे उस युवराज से बचा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊं। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूं
जो किसी के भी साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊंगी। आस्था के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आस्था को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, पहली बात, मैंने अभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती की नहीं है, और दूसरी बात, अगर तुमने फिर कभी अपने आप को बाजारू कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात जबरदस्ती की, तो अब बताता हूं कि जबरदस्ती किसे कहते हैं। और फिर अर्जुन आस्था को अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ चल देता है। तो आस्था अर्जुन की गोद से उतरने के लिए छटपटा रही थी और चिल्लाए जा रही थी, लेकिन अर्जुन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अर्जुन आस्था को रूम में ले जाकर बेड पर पटक देता है, जिससे आस्था काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर सिमट कर बेड के एक कोने में बैठ जाती है। और वहीं अर्जुन आस्था की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन को अपनी तरफ आता देख आस्था को अब डर लगने लगता है और डर की वजह से वो कांपने लगती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आस्था की ऐसी हालत देखकर अर्जुन के दिल में टीस सी उठती है, तो वो वहां से सीधा वॉशरूम में चला जाता है। अर्जुन के वहां से जाने के बाद आस्था ने रोते हुए अपने आप से कहा, आई एम सॉरी सर, मैं चाहकर भी इस शादी को नहीं अपना सकती, क्योंकि मैं आप पर बोझ नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे ऊपर मेरी बहन और पापा की जिम्मेदारी है, जिसे मुझे निभाना है, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छोटी और पापा का हमेशा ख्याल रखूंगी। और अगर मैंने इस शादी को अपना लिया तो हो सकता है कि मैं आपको वो खुशी ना दे पाऊं जो आप डिजर्व करते हो, और मैं नहीं चाहती कि जो मेरी जिम्मेदारी है उनके बोझ तले आप दब जाओ। ये सब सोचते हुए आस्था वहीं बैठी बैठी सो जाती है। कुछ देर बाद जब अर्जुन वॉशरूम से बाहर आकर देखता है तो आस्था सो चुकी थी। इस वक्त आस्था सोते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। तो अर्जुन आस्था के पास जाकर प्यार से उसका सिर सहलाता है और फिर उसे बेड पर ठीक से लिटाकर कंबल उड़ा देता है। फिर थोड़ा झुककर आस्था के होठों पर एक सॉफ्ट किस कर देता है। अर्जुन के किस करने से आस्था के फेस पर स्माइल आ जाती है। इस वक्त अर्जुन ने टॉवल के अलावा कुछ नहीं पहना था और वो इसी तरह जाकर आस्था की बगल में लेट जाता है। अर्जुन के बगल में लेटते ही आस्था उसके करीब जाकर लेट जाती है और आस्था की गर्म सांसें अर्जुन को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं, जिससे वो अपना कंट्रोल खो रहा था और खुद को आस्था के करीब जाने से नहीं रोक पा रहा था। और फिर थोड़ा आगे बढ़कर आस्था के सॉफ्ट से होठों पर अपने होंठ रख देता है। लगभग 10 मिनट की किस के बाद अर्जुन आस्था को छोड़ देता है और फिर आस्था को अपनी बाहों में भरकर वो भी सो जाता है। जब सुबह अर्जुन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि आस्था सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी। उसको इस तरह सोते देख अर्जुन के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो भी उसी तरह आस्था को निहारने लगता है। कुछ देर बाद जब आस्था कसमसाने लगती है तो अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब आस्था अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को अर्जुन की बाहों में पाती है। और जब वो अर्जुन की तरफ देखती है तो इस वक्त काफी ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। आस्था उसे देखती ही रह जाती है। जब आस्था अर्जुन को निहार रही थी उसी वक्त अर्जुन अपनी आंखें खोल देता है और आस्था को यूं अपने आप को निहारते हुए देखकर मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या हुआ वाइफी, मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? अर्जुन के इस तरह पूछने पर आस्था सकपका जाती है और फिर अपनी नजरें अर्जुन से हटाकर इधर उधर देखने लगती है। आस्था को इस तरह नजरें चुराते देख अर्जुन ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, शर्मा रही हो? वैसे शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे इस तरह देख सकती हो, तुम्हारे पास इसका लाइसेंस है। ओके वाइफी। अर्जुन के ऐसा बोलने से आस्था उसे घूर कर देखती है और अर्जुन की पकड़ से खुद को छुड़ाने लगती है तो अर्जुन उसे और टाइटली पकड़ लेता है। अर्जुन के ऐसा करने पर आस्था ने उस पर भड़कते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो, आप छोड़िए मुझे। अर्जुन ने आस्था के मजे लेते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, अभी तो तुम्हें मुझे गुड मॉर्निंग किस देना बाकी है, तो जल्दी से मुझे किस करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, आप चाहे जो कर लो। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं अपनी गुड मॉर्निंग किस खुद ले लूंगा। फिर वो बिना देरी किए अपने होंठ आस्था के होठों पर रख देता है, जिससे आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो अर्जुन को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। लगभग 15 मिनट की किस के बाद अर्जुन आस्था को छोड़ देता है, जबकि उसका ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था।
लेकिन आस्था को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी आस्था को छोड़ना पड़ा था। अर्जुन के इस तरह खुद को किस करने पर आस्था को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो गुस्से में अर्जुन की नेक पर काफी जोर से बाइट कर लेती है, जिससे वहां लव बाइट बन जाता है। तभी उन दोनों के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई नीचे काफी जोर से किसी पर चिल्ला रहा था। जब अर्जुन के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज जाती है तो वो आस्था को छोड़ देता है और बेड से उठकर कबर्ड की तरफ जाते हुए कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे जा रहा हूं और तुम भी तैयार होकर नीचे आ जाना। फिर वो कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। लगभग 5 मिनट बाद वो बाथरूम से निकलकर सीधा नीचे चला जाता है। अर्जुन के नीचे जाने के बाद आस्था बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। इधर जब अर्जुन नीचे आकर देखता है कि सनाया एक सर्वेंट पर चिल्ला रही थी। अर्जुन ने उनके पास जाकर कहा, क्या हुआ सनाया, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? सनाया ने गुस्से में अर्जुन से कहा, ये तो तुम अपने इस नौकर से पूछो कि मैं क्यों चिल्ला रही हूं। अर्जुन गुस्से में सनाया से कहा, सनाया माइंड योर टंग, तुम ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं बुला सकती। उसका नाम रॉबिन है तो तुम उसे उसके नाम से ही बुलाओ, समझी? और रॉबिन, तुम बताओ कि ये तुम पर क्यों चिल्ला रही थी? रॉबिन ने अर्जुन को देखते हुए कहा, सर, मैडम आपसे मिलने के लिए जिद कर रही थी, तो मैंने इन्हें आपके रूम में जाने से रोक रहा था, क्योंकि आपने ही बोला था कि किसी को भी आपके रूम में ना आने दूं, लेकिन मैडम मान ही नहीं रही थी। ये सुनकर अर्जुन रॉबिन को वहां से जाने के लिए बोल देता है, तो रॉबिन वहां से चला जाता है। रॉबिन के जाने के बाद अर्जुन ने सनाया की तरफ देखते हुए कहा, जब रॉबिन ने मना कर दिया था तो तुम क्यों जिद कर रही थी? सनाया ने अर्जुन को देखते हुए कहा, अर्जुन, वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अर्जुन ने सनाया पर भड़कते हुए कहा, अगर तुम्हें जरूरी बात करनी थी तो ऑफिस आ जाती, घर आने की क्या जरूरत थी? मैंने कितनी बार कहा है कि अगर मुझसे बात करनी हो तो ऑफिस में आकर करो, घर आकर नहीं। सनाया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारे घर आकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अरे यार, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, कोई दुश्मन नहीं जो तुम्हारे घर नहीं आ सकती। और वैसे भी मैं जब भी तुम्हारे घर आती हूँ तुम इसी तरह मुझ पर गुस्सा करते हो। तभी उन लोगों को किसी की आवाज आती है तो वो लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां रुद्र खड़ा मुस्कुरा रहा था और अंदर आते हुए कहता है, क्या भाई, आप सुबह सुबह इतना क्यों भड़क रहे हो? अर्जुन ने रुद्र को देखते हुए कहा, तू बता, तू सुबह सुबह यहां क्या कर रहा है? रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई, मैं तो आपसे मिलने आया था, लेकिन आप हो कि खुश होने की वजह मुझसे ही सवाल कर रहे हो। अर्जुन ने रुद्र से कहा, ये ड्रामा बंद कर और बता क्या चाहिए तुझे? रुद्र अर्जुन के पास आते हुए, भाई, वो इसके आगे वो और कुछ बोल पता। तब तक उसकी नजर अर्जुन की नेक पर चली जाती है, जहां आस्था ने बाइट किया था। तभी रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रुद्र ने हैरानी से एकदम कहा, भाई, लव बाइट। रुद्र के ऐसा बोलने पर अर्जुन ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या लव बाइट? तुझे लव बाइट चाहिए? तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रहा है? रुद्र ने अर्जुन की गर्दन को देखते हुए कहा, भाई, मेरा दिमाग तो ठीक है और मुझे कोई लव बाइट नहीं चाहिए। लव बाइट तो आपकी गर्दन पर है। सच सच बताना भाई, आप मुझसे क्या छुपा रहे हो? रुद्र ने अर्जुन की गर्दन को देखते हुए कहा, भाई, मेरा दिमाग तो ठीक है और मुझे कोई लव बाइट नहीं चाहिए। लव बाइट तो आपकी गर्दन पर है। सच सच बताना भाई, आप मुझसे क्या छुपा रहे हो? रुद्र के मुंह से यह सब सुनकर अर्जुन को सुबह आस्था का बाइट करना याद आ जाता है। वहीं सनाया को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, एक बार वो लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जान से ही मार दूंगी। तो वहीं अर्जुन ने रुद्र की बात का जवाब देते हुए कहा, तू जैसा समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है, ये किसी कीड़े ने काट लिया था। रुद्र ने अर्जुन से कहा, भाई, जहां तक मुझे पता है ऐसा मार कीड़े के काटने से नहीं होता। अर्जुन ने रुद्र को घूरते हुए कहा, तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। अर्जुन के ऐसा बोलने पर रुद्र हड़बड़ा जाता है और बात को बदलते हुए कहता है, भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता लव बाइट का निशान कैसा होता है। वैसे भाई, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
अर्जुन ने रुद्र को रोकते हुए कहा, रुद्र 1 मिनट, तू मेरा एक काम कर दे, तू जाते जाते सनाया को भी ड्रॉप कर देना। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके भाई। और फिर वो सनाया को लेकर वहां से चला जाता है। सनाया को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो रुद्र के साथ पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद अर्जुन अपने रूम की तरफ चला जाता है। उधर बाथरूम में नहाने के बाद आस्था को याद आता है कि उसके कपड़े तो यहाँ नहीं है, और जो कपड़े वो पहने थी वो गीले हो चुके थे, तो उसके पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नजर वहां रखी अर्जुन की शर्ट पर जाती है, तो वो अपने मन में सोचती है, अर्जुन तो अभी बाहर गया है, और जब तक वो वापस आएगा तब तक मैं नीचे पहनने के लिए कुछ देख लूंगी। आस्था अर्जुन की शर्ट पहनकर बाथरूम से बाहर आ जाती है। आस्था बाथरूम से बाहर आकर अर्जुन के कबर्ड में से अपने लिए कुछ देख रही थी। तभी उसे रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है, तो आस्था पीछे मुड़कर देखती है तो वहां अर्जुन खड़ा था, जो उसे ही देख रहा था। अर्जुन तो आस्था को देखकर मानो फ्रीज ही हो गया था, और वो एकटक बस उसे ही देखे जा रहा था। अर्जुन को वहां खड़ा देखकर हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाहट में वहां से जाने लगती है। तो अर्जुन जल्दी से जाकर आस्था का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने करीब कर लेता है। और फिर अर्जुन ने उसके कान के पास जाकर कहा, क्या तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? आस्था को अर्जुन की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे वो सिहर रही थी। आस्था ने हकलाते हुए कहा, हमने क्या किया है? अर्जुन ने आस्था की आंखों में देखते हुए कहा, तुम इतनी हॉट लगोगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा? आस्था इस वक्त काफी हॉट लग रही थी। उसने अर्जुन की एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जो उसके घुटनों के ऊपर आ रही थी, और उसके बाल गीले थे जिनसे अभी भी पानी टपक रहा था, और उसके शरीर से एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो अर्जुन को मदहोश कर रही थी, जिससे धीरे धीरे अर्जुन अपना कंट्रोल खोने लगता है। और फिर वो आस्था की नेक पर किस करने लगता है। तभी कोई उनके रूम के दरवाजे पर कोई नोक करता है। तब अर्जुन अपने सेंस में वापस आता है और फिर आस्था की तरफ देखता है, जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। तो अर्जुन आस्था से दूर होकर दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजे पर एक लेडी खड़ी थी। अर्जुन ने उस लेडी को देखकर कहा, सुमित्रा आंटी, आप कब आई और आपकी फैमिली में सब ठीक है? सुमित्रा आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अर्जुन बाबा, अब मेरी फैमिली में सब ठीक है, और मैं कल रात में आ गई थी। शायद कल आप ऑफिस से आने में लेट हो गए थे, इसलिए आपसे नहीं मिल पाई, और सुबह मार्केट गई थी किचन का सामान खरीदने, और अभी तक आप नीचे नहीं आए थे तो आपको बुलाने आ गई। सुमित्रा अर्जुन के घर की ही एक मैड है। वो बचपन से ही अर्जुन को संभाल रही है, और अर्जुन भी उनकी काफी रिस्पेक्ट करता है। अर्जुन ने आंटी से कहा, आंटी मैं अभी आता हूं, तब तक आप मेरा एक काम कर दीजिए, आप कुछ लड़कियों के कपड़े मंगवा दीजिए। अर्जुन के मुंह से ये सुनकर वो थोड़ी हैरान रह जाती हैं, और फिर अर्जुन से पूछती हैं, तुम्हें किसके लिए चाहिए लड़कियों के कपड़े? अर्जुन ने वहां से जाते कहा, आंटी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये काम कर दीजिए। तो सुमित्रा आंटी वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही अर्जुन भी रूम में वापस आता है, तो देखता है आस्था अभी भी वहीं खड़ी थी। तो अर्जुन ने आस्था के पास जाकर कहा, मुझे मेरी शर्ट चाहिए। अर्जुन ने आस्था की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे मेरी शर्ट चाहिए तो मुझे मेरी शर्ट वापस करो। अर्जुन के ऐसा बोलने पर आस्था ने पीछे होते हुए कहा, आप कोई दूसरी शर्ट ले लीजिए। अर्जुन ने आस्था की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं ये शर्ट मेरी फेवरेट है, तो मुझे यहीं पहनना है, तो जल्दी से दो मुझे। और आस्था के और करीब पहुंच जाता है। आस्था के करीब पहुंचकर वो अपने हाथ आगे बढ़ा देता है शर्ट के बटन खोलने के लिए, जिससे आस्था घबरा जाती है और वो अर्जुन को धक्का देकर वॉशरूम में भाग जाती है। आस्था की इस हरकत पर अर्जुन को हंसी आ जाती है, और अर्जुन ने आस्था को परेशान करने के लिए वॉशरूम के डोर पर नोक करते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ आस्था, तुम कब तक अंदर रहोगी? मैं तुमसे अपनी शर्ट तो वापस लेकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। आस्था ने वॉशरूम से चिल्लाते हुए कहा, तो ठीक है, बैठे रहिए, मैं भी देखती हूं कि आप ये शर्ट कैसे लेते हैं। अर्जुन ने कहा, ठीक है। आस्था वॉशरूम में बैठकर सोचते हुए खुद से कहा, पता नहीं इस खड़ूस को हो क्या गया है, जो इस शर्ट के पीछे ही पड़ गए। ऐसा क्या है इस शर्ट में? तभी अर्जुन के रूम में कोई नोक करता है, तो अर्जुन जाकर डोर ओपन करता है।
तो सामने सुमित्रा आंटी खड़ी थी। सुमित्रा आंटी अर्जुन को देखकर बोलती हैं। सुमित्रा आंटी ने कहा, अर्जुन बाबा, आपने जो कपड़े मंगाए थे वो ये रहे। अर्जुन ने कहा, हाँ आंटी, आप एक काम कीजिए, ये कपड़े ले जाकर बाथरूम में जो लड़की है उसे दे दीजिए, तब तक मैं भी दूसरे रूम में जाकर फ्रेश हो जाता हूं। अर्जुन के मुंह से यह सुनकर कि कोई लड़की उसके बाथरूम में है तो सुमित्रा आंटी तो शॉक में ही चली जाती हैं और फिर यह कंफर्म करने के लिए कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुना तो अर्जुन से पूछती हैं, क्या कहा आपने, बाथरूम में कोई लड़की है? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और आपको ये कपड़े उसे देने हैं। अगर मैं जाऊंगा तो मैडम दरवाजा नहीं खोलेंगी, तो आप ही जाकर उन्हें कपड़े दे दीजिए। ये बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है। अर्जुन के जाते ही सुमित्रा आंटी भी रूम में चली जाती हैं और बाथरूम के डोर पर नॉक करती हैं तो अंदर से आस्था की आवाज आती है। आस्था ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना सर, मैं आपको आपकी शर्ट नहीं दूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। सुमित्रा आंटी ने बाहर से कहा, मैडम, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आई थी। किसी लेडी की आवाज सुनकर आस्था भी थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर थोड़ा दरवाजा से बाहर अपना सर निकालकर देखती है तो सामने सुमित्रा आंटी खड़ी थीं। सुमित्रा आंटी को देखकर आस्था बाथरूम से बाहर आ जाती है। बाथरूम से बाहर आकर आस्था ने सुमित्रा आंटी से पूछा, जी, आप कौन? सुमित्रा आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, मैं यहाँ काम करती हूँ। और फिर आस्था को कपड़े देते हुए बोलती हैं, ये लीजिए मैडम, अर्जुन बाबा ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं। तो आस्था ने उनके हाथ से कपड़े लेते हुए कहा, थैंक यू आंटी, और आप प्लीज मुझे मैडम कहकर मत बुलाइए। मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर कोई मुझसे उम्र में बड़ा मुझे मैडम कहकर बुलाए, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। सुमित्रा आंटी ने आस्था से कहा, वैसे मुझे आपका नाम नहीं पता, तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊंगी? आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा नाम आस्था है तो आप मुझे आस्था कहकर बुला सकती है। सुमित्रा आंटी से बात करने के बाद आस्था बाथरूम में चली जाती है और सुमित्रा आंटी वहां से नीचे चली जाती हैं और कुछ देर के बाद अर्जुन भी वहीं आ जाता है और उसके पीछे पीछे आस्था भी आ जाती है। तभी सुमित्रा आंटी ने अर्जुन से कहा, चलिए अर्जुन बाबा, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तभी अर्जुन ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं ये ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, मेरे लिए तो नाश्ता मेरी स्वीट वाइफ बनाएगी, है ना वाइफी? अर्जुन की बात सुनकर आस्था अर्जुन को घूर कर देखती है और अपने मन में सोचती है, इन्हें तो मुझे परेशान करने का मौका चाहिए, ये नहीं कि नाश्ता बन गया है तो वही खा लें, लेकिन नहीं, अगर वो खा लेंगे तो मुझे कैसे परेशान करेंगे। आस्था ने अर्जुन से कहा, अब ये भी बता दीजिए कि आपके लिए क्या बनाऊं नाश्ते में? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, तुम मेरे लिए सैंडविच और कॉफी ले आओ। तो आस्था वहां से चली जाती है। आस्था के जाने के बाद सुमित्रा आंटी हैरानी के साथ अर्जुन से पूछा, अर्जुन बाबा, आपने शादी कब की और ये बात आपकी दादी को पता है? अर्जुन ने सुमित्रा आंटी से कहा, मेरी शादी अभी 2 दिन पहले ही हुई है, और रही बात दादी को बताने की तो अभी उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं उन्हें इस बारे में खुद बता दूंगा। अर्जुन और सुमित्रा बात कर ही रहे थे, तभी आस्था अर्जुन का नाश्ता लेकर आ जाती है। आस्था को देखकर सुमित्रा आंटी वहां से चली जाती हैं। आस्था ने अर्जुन को नाश्ता सर्व करते हुए अपने मन में खुद से कहा, अभी पता चलेगा आपको, बहुत शौक है आपको मेरे हाथ का नाश्ता करने का, तो कीजिए। और फिर वहीं अर्जुन की बगल में बैठ जाती है। जब अर्जुन सैंडविच का एक बाइट लेता है तो उसे बहुत मिर्ची लगती है, तो वो आस्था की तरफ देखता है तो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आस्था ने जानबूझकर सैंडविच में इतनी ज्यादा मिर्ची डाली थी। आस्था को इस तरह मुस्कुराता देख अर्जुन समझ जाता है कि ये सब उसने जान बूझ कर किया है, लेकिन अर्जुन उसे कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप खाने लगता है। अर्जुन को इस तरह खाते देख आस्था हैरान रह जाती है और अर्जुन जल्दी से नाश्ता करके वहां से रूम में चला जाता है। अर्जुन के वहां से जाने के बाद आस्था ने खुद से कहा, क्या उन्हें मिर्ची नहीं लगी? और वहां रखा सैंडविच का एक बाइट उठाकर खा लेती है। जैसे ही आस्था उसे खाती है तो उसका मुंह बुरी तरह से जल जाता है और वो जल्दी पानी उठाकर पी लेती है। फिर आस्था ने अपने आप से कहा, कैसा इंसान है, इतनी मिर्ची होने के बाद भी उन्हें मिर्ची नहीं लगी।
एक बार कमरे में जाकर देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं, और फिर वो रूम की तरफ चली जाती है। आस्था रूम में झांक कर देखती है तो अर्जुन उसे कहीं नजर नहीं आता, तो वो अंदर चली जाती है। अंदर जाकर भी देखती है, फिर भी उसे अर्जुन दिखाई नहीं देता। तो आस्था वहां से जाने लगती है। आस्था जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ती है तो कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे आस्था रोनी जैसी शक्ल बना लेती है। तभी वो इंसान आस्था को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सीधे उसकी चेस्ट से जाकर लगती है। आस्था अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखती है तो अर्जुन उसे ही देख रहा था। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, ये सब तुमने जानबूझकर किया था ना? आस्था ने हकलाते हुए कहा, नहीं, वो गलती से हो गया था। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, गलती से? अब जब तुमने गलती की ही है तो तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। आस्था ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, कैसी सजा? अर्जुन ने आस्था की आंखों में देखते हुए कहा, अब जब तुमने मेरा मुंह जलाया है तो अब मीठा भी तुम ही करोगी। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, मेरे पास तो मीठा कुछ नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे मीठी चीज है। आस्था ने किसी बच्चे की तरह कहा, मेरे पास ऐसा क्या है? अर्जुन आस्था को अपने और करीब खींच लेता है और कहता है, ये है तुम्हारे पास। और फिर वो अपने होंठ आस्था के होंठों पर रख देता है। अर्जुन के ऐसा करने से आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो आंखें फाड़े सिर्फ अर्जुन को ही देख रही थी। और आस्था ने मन में सोचते हुए कहा, ये कैसी मिठाई है जो इससे इनका मुंह मीठा हो जाएगा। वहीं अर्जुन काफी पैशनेटली आस्था को किस कर रहा था। वो आस्था को किस करते हुए उसकी नेक तक आ जाता है और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। फिर पता नहीं अर्जुन को क्या शरारत सूझी, वो आस्था की कॉलर बोन पर बाइट कर लेता है, जिससे आस्था की एक आह निकल जाती है। फिर अर्जुन आस्था से दूर होकर आस्था की तरफ देखता है, जो गुस्से में उसे घूर कर देख रही थी। आस्था को इस तरह घूरता देख अर्जुन ने कहा, ऐसे क्या देख रही जो तुमने मेरे साथ सुबह किया था? ये उसका बदला था। फिर वो अपनी गर्दन पर बने निशान को दिखाता है जो आस्था के काटने पर बन गया था। आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, फाइन, लेकिन आपने मुझे किस क्यों किया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हारी पनिशमेंट थी। आस्था ने घूरते हुए कहा, किस बात की पनिशमेंट? अर्जुन ने आस्था को याद दिलाते हुए कहा, वो क्या है ना, अभी तुमने जो थोड़ी देर पहले किया था ना, ये उसकी पनिशमेंट है। और हाँ, अगली बार तुमने कोई गलती की या फिर जानबूझकर मुझे परेशान किया तो तुम्हें इसी तरह से पनिश करूंगा, समझी? और अब जाओ, ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। तो आस्था वहां से खुद में बड़बड़ाते हुए चली जाती है और अर्जुन भी रेडी होने चला जाता है। कुछ देर बाद आस्था रेडी होकर नीचे आती है तो देखती है अर्जुन वहीं हॉल में बैठकर उसका ही वेट कर रहा है। तो वो अर्जुन के पास जाकर देखती है कि अर्जुन ने वही शर्ट पहनी है जो सुबह आस्था ने पहनी थी। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, आपने ये शर्ट क्यों पहनी है? ये तो सुबह मैंने पहनी थी और ये धुली भी नहीं थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो पहनी है क्योंकि तुमने इसे पहना था, जिससे तुम्हारी खुशबू आ रही है। क्योंकि तुम तो अपने पास आने नहीं देती हो तो मैंने इसे पहन लिया। ये बोलते वक्त अर्जुन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। ये देखकर आस्था चिढ़ जाती है और वहां से पैर पटकते हुए बाहर की तरफ चली जाती है और अर्जुन भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो अर्जुन ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, अपना सीट बेल्ट लगाओ। तो आस्था गुस्से में खींचकर सीट बेल्ट लगाने लगती है, लेकिन उससे सीट बेल्ट नहीं लगता। तो अर्जुन उसकी तरफ झुककर उसका सीट बेल्ट लगाने लगता है, जिससे वो आस्था के करीब पहुंच जाता है। तो आस्था अपनी सीट पर पीछे हो जाती है। अर्जुन आस्था का सीट बेल्ट लगाकर अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। फिर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आस्था से पूछा, क्या हुआ वाइफी, इतना घबरा क्यों गई? तुम्हें क्या लगा कि मैं क्या करने वाला हूं? आस्था ने बिना अर्जुन की तरफ देखकर कहा, कुछ भी तो नहीं, अब चलिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। अर्जुन ने एटीट्यूड में कहा, वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा बॉस भी तुम्हारे ही साथ ऑफिस जा रहा है। फिर वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर आस्था सीधे अपने कैबिन में चली जाती है। कैबिन में पहुंचकर सबसे पहले वो अर्जुन का शेड्यूल बनती है और उसे लेकर अर्जुन के कैबिन में चली जाती है।
आस्था ने अर्जुन के कैबिन में पहुंचकर कहा, सर, ये आपका आज का शेड्यूल है और इसके हिसाब से आज आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अर्जुन ने किसी फाइल में देखते हुए कहा, और ये मीटिंग कितने बजे है? आस्था ने अर्जुन से कहा, सर 12 बजे है और उसके लिए आपको 1 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, ओके। अर्जुन को उसका शेड्यूल बताकर आस्था वहां से चली जाती है और कुछ देर के बाद अर्जुन भी अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। आस्था अपने कैबिन में काम कर रही थी, तभी उसकी कैबिन का डोर खुलता है तो आस्था सामने देखती है तो सामने तनु खड़ी थी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो काफी गुस्से में थी। तनु को देखकर आस्था के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो दौड़कर तनु को गले लगा लेती है। तनु भी आस्था के इस तरह गले लगाने से इमोशनल हो गई थी। फिर वो अपने इमोशन छुपाते हुए आस्था को खुद से दूर करती है और गुस्से से पूछती है। तनु ने गुस्से में कहा, कहाँ थी तू? कल तेरे घर गई थी पर वहां पर ताला लगा हुआ था और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था और तेरे मोहल्ले वाले पता नहीं क्या बकवास कर रहे थे तेरे बारे में, और तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। आस्था ने तनु से कहा, वो मेरा फोन खो गया था और तेरा नंबर उसी में था, इसलिए मैं तुझे फोन नहीं लगा पाई। और रही बात घर पर ताले की, तो घर पर कोई नहीं है, इसीलिए ताला लगा था। तभी तनु की नजर आस्था की मांग में लगे सिंदूर पर जाती है और फिर वो हैरानी के साथ आस्था को ऊपर से नीचे तक देखती है। तनु ने हैरानी से पूछा, आस्था, तूने शादी कर ली कब और किससे? क्या ये बात अंकल को पता है? तू ऐसा कैसे कर सकती है? तनु के एक साथ इतने सारे सवाल पूछने पर आस्था ने उसे शांत कराते हुए कहा, शांत हो जा तनु, मैं तुझे सब बताती हूं, पहले तू शांत हो जा। आस्था की बात सुनकर तनु ने नाराज होते हुए कहा, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू मुझे शांत रहने के लिए बोल रही है? एक तो तूने बिना बताए शादी कर ली, ऊपर से मुझे ये भी नहीं पता कि तूने किससे शादी की है, और तू मुझसे बोल रही है शांत हो जाऊं। आस्था ने तनु को पानी देते हुए कहा, ये ले पानी पी और रिलैक्स होकर मेरी बात सुन। फिर आस्था तनु को सब कुछ बता देती है, जिससे तनु की आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो जाती हैं और तनु ने एकदम से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तूने? तेरी शादी अर्जुन सर से हुई है? आस्था ने तनु को चुप कराते हुए कहा, श्श्श, क्या कर रही है? धीरे बोल, कोई सुन लेगा। तनु ने धीरे से कहा, क्या ये बात किसी को पता नहीं है? आस्था ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, किसी को नहीं पता इस बारे में। तनु ने आस्था से कहा, और अंकल ने क्या कहा इस शादी के बारे में? आस्था ने तनु से कहा, पापा तो चाहते हैं कि मैं इस शादी को एक मौका दूं। तनु ने आस्था को देखते हुए कहा, और तू क्या चाहती है? आस्था ने कंफ्यूजन के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूं, क्योंकि जब भी मैं सर के साथ होती हूं तो एक अलग ही सुकून मिलता है और उनके साथ मुझे काफी प्रोटेक्टिव फील होता है, लेकिन मेरा दिमाग इस शादी को मानने से इनकार करता है। तनु ने आस्था को समझाते हुए कहा, आस्था, तू एक बार अपने दिल की सुन, तेरा दिल जो चाहता है वही कर। तनु और आस्था एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी आस्था का फोन रिंग करता है तो उस पर खड़ूस नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर तनु ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, तूने अभी भी सर का नंबर खड़ूस नाम से सेव करके रखा है। आस्था ने तनु को चुप कराते हुए कहा, चुप कर और मुझे फोन उठाने दे। तनु ने कहा, अच्छा ठीक है, पर स्पीकर पर बात करना। आस्था फोन उठाकर स्पीकर पर डाल देती है और हेलो बोलती है तो उधर से अर्जुन की आवाज आती है। अर्जुन ने आस्था से कहा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि हमें एक पार्टी में जाना है, तो तुम घर जाकर रेडी हो जाना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। आस्था पार्टी के लिए मना करने वाली थी, तभी तनु उसे इशारे से हाँ बोलने के लिए कहती है तो आस्था मन मार के हाँ बोल देती है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स गुड वाइफी। अर्जुन के मुंह से वाइफी सुनकर तनु तो शॉक में ही चली जाती है। अर्जुन के मुंह से वाइफी सुनकर तनु तो शॉक में ही चली गई थी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका इतना खड़ूस बॉस ऐसे वर्ड भी बोल सकता है। अर्जुन का फोन कटने के बाद तनु आस्था से पूछती है। तनु ने आस्था से कंफर्म करते हुए पूछा, आस्था ये बता कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना जो कुछ अभी सर ने कहा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सर ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। दिखने में तो ऐसे बिल्कुल नहीं लगते।
आस्था ने तनु को देखते हुए कहा, अभी तुझे उनकी हरकतों के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कैसी कैसी हरकतें करते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर तो लगता नहीं है कि वो ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं। अच्छा चल, ये सब छोड़, अभी मुझे घर जाना पड़ेगा और तू भी मेरे साथ चल रही है, क्योंकि तूने ही मुझे इस पार्टी में जाने के लिए हाँ बोलने के लिए कहा था। तनु ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके, मैं तेरे साथ चल रही हूँ और तुझे तैयार भी मैं ही करूंगी। फिर तनु ने अपने मन में सोते हुए कहा, तुझे इस तरह तैयार करूंगी कि अर्जुन सर तुझसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाएंगे। और फिर वो दोनों वहां से निकल जाती हैं। जब तनु आस्था के अर्जुन के घर पहुंचती है तो वो तो घर को देखती ही रह जाती है। फिर तनु ने आस्था से कहा, वैसे आस्था मानना पड़ेगा, सर की पसंद काफी सॉलिड है। तभी एक सर्वेंट आस्था को एक पैकेट लाकर देता है, तो आस्था कंफ्यूजन के साथ उसे देखकर पूछती है, ये किसने दिया है? तो वो सर्वेंट ने कहा, मैम, ये सर ने भेजा है आपके लिए। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है तो आस्था वहां से अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके फोन पर अर्जुन का फोन आता है तो वो उठा लेती है। उधर से अर्जुन की आवाज आती है, आई होप कि वो पैकेट तुम्हें मिल गया होगा। आस्था ने कहा, हाँ, पर इसमें है क्या? अर्जुन ने कहा, खोल के देखो। तो आस्था उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक खूबसूरत सी रेड साड़ी थी। आस्था ने उस साड़ी को देखकर कहा, इसमें तो साड़ी है। अर्जुन ने आस्था से कहा, हाँ, और यही साड़ी पहनकर तुम्हें आज की पार्टी में चलना है। आस्था ओके बोलकर फोन रख देती है। आस्था के फोन काटने के बाद अर्जुन ने फोन की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, आज तो सारी बातें बिना नखरे किए मानी जा रही हैं। और वो अपने काम में बिजी हो जाता है। इधर तनु ने उस साड़ी को देखकर कहा, देख, मैंने बोला था ना कि सर की पसंद सॉलिड है। कितनी खूबसूरत साड़ी पसंद की है उन्होंने तेरे लिए। अब चल, जल्दी से रेडी भी हो जा। कुछ देर बाद आस्था साड़ी पहनकर मिरर के सामने बैठी थी और तनु उसका मेकअप कर रही थी। तभी तनु की नजर आस्था की गर्दन पर बने लव बाइट पर चली जाती है। तो तनु ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, वैसे आस्था, तू क्या बोल रही थी कि तू इस शादी को नहीं अपनाना चाहती, पर तुझे देखकर ऐसा नहीं लगता। आस्था ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या बोले जा रही है तू? तनु ने आस्था को देखते हुए कहा, यही कि जब तूने इस एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझसे झूठ क्यों बोला था? आस्था ने तनु से कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुझसे झूठ बोला है? तनु ने आस्था से कहा, अच्छा, तो इस शादी को एक्सेप्ट किए बिना ही तू अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रही है? आस्था ने तनु से कहा, ऐसा कुछ नहीं। तनु ने आस्था की गर्दन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है तो ये क्या है? ये क्या मच्छर ने काटा है? जिसे देखकर आस्था शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि वो तनु को क्या बोले। तभी तनु ने हंसते हुए कहा, इट्स ओके आस्था, तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तूने कुछ गलत कर दिया हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि तेरी अभी नई नई शादी हुई है तो ये सब नॉर्मल है। तनु की इस बात का आस्था कोई जवाब नहीं देती। वो इस वक्त चुप रहने में अपनी भलाई समझती है। कुछ देर में तनु आस्था को रेडी कर देती है और फिर आस्था को देखकर कहती है, वाह यार, तू तो इस साड़ी में काफी हॉट लग रही है। सर तुझे देखेंगे तो तुझसे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाएंगे। आस्था ने तनु को चुप कराते हुए कहा, शट अप तनु, कुछ भी बोलती है। तभी उन्हें गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है तो तनु ने खुश होते हुए कहा, लो आ गए तेरे पति परमेश्वर। तो इस बात पर आस्था तनु को घूर कर देखती है। आस्था के इस तरह घूरने पर तनु ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है। अच्छा चल, नीचे चलते हैं। तो वो लोग नीचे जाने लगते हैं। जब वो लोग नीचे आ रहे थे तभी अर्जुन भी अंदर आ रहा था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे आती हुई आस्था पर जाती है। जैसे ही अर्जुन आस्था को देखता है उसकी सांसें अटक जाती है और उसका गला सूखने लगता है। तभी आस्था अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तनु ने अर्जुन को इस तरह खोया हुआ देखकर मन ही मन कहा, आखिर मेरी ट्रिक काम कर ही गई। तभी उसने खांसते हुए कहा, अब मुझे भी चलना चाहिए। आस्था ने तनु को रोकते हुए कहा, अरे तू इस वक्त अकेली जाएगी, तू रुक, मैं किसी को बोलती हूं तुझे ड्रॉप करने के लिए। तनु ने मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी।
अर्जुन ने आस्था की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तनु, आस्था सही बोल रही है तुम्हारा। इस वक्त अकेले जाना इज नॉट सेफ। तुम्हें अमन ड्रॉप कर देगा। तनु ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी सर। और वो अमन के साथ वहां से चली जाती है। तनु के जाते ही अर्जुन ने आस्था की तरफ देखकर कहा, आपका क्या इरादा है मिसेस राठौर? आस्था ने कंफ्यूज होते हुए कहा, किस बारे में? अर्जुन ने कहा, पार्टी में जाने के बारे में। और किस बारे में? तो वो दोनों भी वहां से बाहर की तरफ चले जाते हैं। अर्जुन और आस्था भी बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। अर्जुन गाड़ी में बैठा बस आस्था को ही निहारे जा रहा था। उसे इस वक्त आस्था को किस करने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। और वहीं आस्था खिड़की के बाहर देख रही थी। जब आस्था को यह महसूस हुआ कि काफी देर से कोई उसे घूर रहा है, तो वो अर्जुन की तरफ देखती है, तो वो उसे ही देख रहा था। अर्जुन के इस तरह देखने पर आस्था ने कहा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लगा है ना तुम्हारी ये छोटी सी नाक जो गुस्से की वजह से काफी ज्यादा लाल हो गई है। ये सुनकर आस्था अपना मुंह बना लेती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। ये देखकर अर्जुन मुस्कुरा देता है और फिर वो लोग कुछ देर में पार्टी में पहुंच जाते हैं। जब वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि वो लोग एक साथ काफी अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। वहां जितनी भी लड़कियां थीं वो तो बस अर्जुन को देखे जा रही थीं, आस्था से जल रही थीं। लेकिन ये देखकर कि आस्था शादीशुदा है तो वो लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए। लेकिन फिर भी उन लड़कियों को आस्था का अर्जुन पास रहना अच्छा नहीं लग रहा था। और वहां जितने भी लड़के और बिजनेसमैन थे वो भी आस्था को अपनी ललचाई नजरों से देख रहे थे, और ये सब अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उन अर्जुन के पास एक लड़की आती है जो अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर राठौर। तो अर्जुन उस लड़की के हाथ को ऐसे घूर कर देखता जैसे वो उस हाथ को काट कर फेंक देगा। अर्जुन के इस तरह देखने पर वो लड़की अपना हाथ पीछे कर लेती है। फिर वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे मुझे आपसे आपके नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी थी, क्योंकि डैड चाहते हैं कि आपके साथ ये प्रोजेक्ट मैं करूं। अर्जुन ने थोड़े गुस्से में कहा, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है तो ऑफिस आकर करना, क्योंकि अभी मैं बिजी हूं और ऑफिस के बाहर में काम की बात नहीं करता। तो अभी तुम जा सकती हो, और अगर काम की बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस आ जाना। अर्जुन के ऐसा बोलने पर वो लड़की मुंह बनाते हुए और आस्था को घूरते हुए वहां से चली जाती है। उस लड़की के वहां से जाने के बाद आस्था ने अर्जुन से कहा, आपने उनसे झूठ क्यों बोला कि आप बिजी हैं? वो तो आपसे काम के बारे में ही बात करने आई थी ना। लेकिन आपने बात करने की वजह उल्टा उनकी बेइज्जती कर दी, और आपने कब से ऑफिस के बाहर काम की बात करना बंद कर दिया? अर्जुन ने आंजन बनते हुए कहा, मैंने क्या किया है? और हाँ, मैंने आज से ही ऑफिस के बाहर काम के बारे में बात करना बंद कर दिया है। आस्था ने अर्जुन से पूछा, जब उसने आपसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया था तो आपने उससे हाथ क्यों नहीं मिलाया? उल्टा हाथ को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी उसे काट के फेंक दोगे। अर्जुन ने अपने मन में सोचते हुए कहा, कैसी बीवी मिली है मुझे। अगर कोई लड़की मेरे पास आए तो जलने की वजह ये बोलती है कि जाके उस लड़की से बात करो। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था, तभी उन लोगों के पास एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है। तभी वो लड़का अर्जुन से कहता है, कैसे है मिस्टर राठौर? फिर उसने आस्था की तरफ देखकर कहा, लगता है आप कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। उस आदमी के इस तरह देखने पर आस्था को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और अर्जुन को गुस्सा आ रहा था। तभी आस्था वहां से वॉशरूम का बहाना बनाकर चली जाती है। जब आस्था वॉशरूम जा रही थी तभी उसके पीछे वो लड़की भी चली जाती है जो थोड़ी देर पहले अर्जुन के पास आई थी। आस्था वॉशरूम से फ्री होकर जा ही रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है। जब वो सामने देखती है तो वही लड़की खड़ी थी जो अभी अर्जुन के पास गई थी। वो लड़की आस्था को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसको इस तरह मुस्कुराता देख आस्था उसको इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। तभी उस लड़की ने आस्था को रोकते हुए कहा, वैसे अर्जुन के साथ क्या काम करती हो तुम? आस्था ने उस लड़की को देखते हुए कहा, जी, मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूं। तभी उस लड़की ने आस्था से कहा, आओ पर्सनल सेक्रेटरी हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ और ही बनना चाहती हो। आस्था ने कंफ्यूज होते हुए कहा, जी आप कहा ना क्या चाहती है? तो उस लड़की ने आस्था को देखते हुए कहा,
जिस तरह तुम अर्जुन के साथ घूम रही हो, उससे तो यही लगता है कि तुम कुछ और ही बनना चाहती हो। वैसे तुम्हारी शादी हो चुकी है ना? तुम्हारे पति को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम दूसरे मर्दों के साथ इस तरह घूम रही हो? या फिर तुम्हारे पति ने ही ये सब करने के लिए बोला है कि अपनी इस खूबसूरती से दूसरे मर्दों को फांसाओ और पैसे कमाओ? उस लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आस्था को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उस लड़की से बोलती है। आस्था ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने की, और तुम होती कौन हो मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाली? तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है मैं किसी के भी साथ घूमूं? या फिर तुम्हें इस बात से जलन हो रही है कि अर्जुन सर ने तुम्हें ज्यादा भाव नहीं दिया? तभी उस लड़की ने गुस्से में कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में तुम्हें यहां से बाहर फेंकवा सकती हूं। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप कौन हैं, और रही बात मुझे यहां से बाहर फेंकवाने की, तो वो आप सपने में भी नहीं कर पाएंगी। तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये बोलकर आस्था वहां से चली जाती है। तभी उस लड़की ने गुस्से में अपने आप से कहा, बहुत उड़ रही हो ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगी। अगर तुम्हें तुम्हारी जॉब से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी टीना कपूर नहीं, और अर्जुन खुद तुम्हें इस जॉब से निकलेगा, और अर्जुन से अपनी बात मनवाने के लिए सबसे पहले उसे अपना बनाना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। उधर जब आस्था वॉशरूम से अर्जुन के पास खुद में ही बड़बड़ाते हुए जा रही थी, जब वो अर्जुन के पास पहुंचती है तो अर्जुन ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? आस्था ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन और आस्था एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी उनके पास एक वेटर आता है, तो वो उन लोगों को ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे अर्जुन बिना उस वेटर की तरफ ध्यान दिए उस ड्रिंक को उठा लेता है और आस्था से बात करते हुए ही उसे पीने लगता है। अर्जुन को वो ड्रिंक पीता देख किसी के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है, और वहीं उस ड्रिंक को पीने के बाद अर्जुन को अजीब सा फील होने लगता है। उसे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि किसी ने उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिलाया है। तभी अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था चलो यहां से। तो आस्था उससे पूछती है, क्या हुआ सर? पहले तो आप इस पार्टी में आने के लिए मरे जा रहे थे, अब क्या हुआ, एंजॉय कीजिए ना, पार्टी घर क्यों जाना है? अर्जुन ने आस्था को समझाते हुए कहा, आस्था घर चलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया है जिससे मुझे अजीब सा फील हो रहा है। आस्था ने हैरान होते हुए कहा, क्या किसी ने आपकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है, और ये बात आपको कैसे पता? अर्जुन ने बेचैन होते हुए कहा, बस मुझे पता है, प्लीज यहां से चलो, इससे पहले कुछ प्रॉब्लम हो जाए। आस्था ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके फाइन चलिए, और वो अर्जुन को वहां से लेकर चली जाती है। जब वो लोग बाहर पहुंचे थे तभी उनके पास टीना आ जाती है। टीना ने अर्जुन को देखकर कहा, क्या हुआ अर्जुन, तुम्हें? अरे हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। तेज ये चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। आगे की स्टोरी दूसरे चैनल पर आएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कम्युनिटी पोस्ट पर भी है। एक्श की स्टोरी, चैनल नेम